नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट इस साल का जो है वो कोरोना महामारी के बाद आने वाला बजट है। अर्थव्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है और इस बजट में बहुत सारे झंझट हैं। तो बजट के क्या झंझट हैं और कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनसे पार पाएंगी, इसके बारे में हम आपको कुछ आज जानकारी देंगे कि क्या हालात रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था के पिछले एक साल में और उससे पहले भी। अगर देखा जाए तो दिल्ली शहर में इस समय बहुत ही एक ज़ोरदार बातचीत चल रही है सत्ता के गलियारों में कि ये निर्मला सीतारमण का आखिरी बजट होगा। और वो इसलिए क्योंकि अब सुशील मोदी जो कि सरकार के नुमाइंदे हैं और उनको ख़ास तौर से बिहार से केंद्र लाया गया है, वो नए वित्त मंत्री होने जा रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण को एक इस अफवाह से भी सामना उनका है, लेकिन सबसे बड़ा सामना उनका जो है वो बजट के झंझटों से है। और इस झंझटों में बजट कैसे बनेगा ये बहुत ही एक मुश्किल बात है। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या समस्याएं, क्या क्या झंझट बजट के जो हैं वो उनके सामने हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर के साथ में, और वो बड़ी तस्वीर है बजट का घाटा। अगर देखा जाए इस समय तो हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो बजट का हमको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 ये डेफिसिट है सरकार का, यानी कि सरकार की जो आमदनी है वो उसके खर्चों से कम है। और इसमें इतना फ़र्क आप देख सकते हैं कि 18-19 में अगर पहले हाफ में जो पहले 6 महीने थे उसमें 8.3% था, तो दूसरे में घट करके वो 3% रह गया, यानी कि अच्छा काम सरकार ने किया और दूसरे हाफ में उसे बचा लिया। उसके बाद में आप देखिए तो 19-20 में कोरोना महामारी से पहले घाटा बजट का 8.8 था, जो घट के 5.3 रह गया दूसरे उसमें, फिर भी ये बचा रहा। और ये जो सरकार के आंकड़े थे उनसे तब भी ज़्यादा था, जो अनुमान थे उनसे ज़्यादा था। लेकिन अब इस साल जो घाटा है वो भयंकर है। पहले 6 महीनों में घाटा 14.5% यानी 14.5% था, और उसके बाद में 10.4% या तकरीबन 10.5% है। और कुल जमा में आप देखें तो 12% के आसपास घाटा है, यानी कि सरकार की जितनी आमदनी थी और जितने खर्चे थे उसमें 12% का फ़र्क था। तो अब सरकार बजट कैसे बनाएगी, निर्मला सीतारमण बजट कैसे बनाएंगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये घाटे इसलिए नहीं हैं कि सरकार ने बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया हो पेंडेमिक के दौरान में, महामारी के दौरान में, और लोगों को राहत पहुंचाई हो, ऐसा नहीं है। और ये जो एक बड़ी बात है ये आपको कोई इस समय समझाने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि सरकार के खर्चे जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। हालांकि देश में महामारी है, अर्थव्यवस्था को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए सरकार जितना पैसा खर्च करेगी उतनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था जो है वो गति पकड़ेगी। लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों को हम उठा के देखें तो बहुत ही अच्छा एक आंकड़ा ये आपके सामने आता है। और आप देख सकते हैं कि सरकार का जो खर्चा है वो 2019-20 में था, वो 6,85,000 करोड़ था। उसके बाद में 2020-21 जो अभी गुजरा है उसमें पहली तिमाही में ये 7,26,000 करोड़ था, और उसके बाद में 2021 की जो दूसरी तिमाही है उसमें ये एकदम से घट के, यानी ये तिमाही जो है जो ख़त्म होती है आपकी, जब बिल्कुल एकदम से लॉकडाउन चल रहा था मुल्क में और सरकार कह रही थी कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, और उस पैकेज में से सिर्फ 5,61,000 करोड़ का खर्चा जो है वो सरकार ने किया है। तो ये 3 आंकड़े आप ध्यान रखिए। अब ये जो डेफिसिट है, इस डेफिसिट में कई सारी चीज़ें सरकार ने छुपाई हुई हैं, और उनमें एक चीज़ है कि सरकार का बकाया पैसा जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम पर जो है, जिसने कि अनाज खरीदा है किसानों से और MSP पे ख़रीदा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ख़रीदा है, जिसे लेकर के जो किसान हैं वो लाखों की संख्या में इस समय दिल्ली का घेरा डाले हुए हैं, और 26 जनवरी को उन्होंने कहा है कि वो अपनी परेड अलग से निकालेंगे। तो अब आप ये देखिए कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो बकाया है वो 3.25
लाख करोड़ के आसपास था 2020-19 में, और इसमें आप 1 लाख करोड़ अगर और जोड़ लें इस साल का, तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 लाख करोड़ से ऊपर जाता है। और ये जो खर्चा है FCI का, ये जो खर्चा है MSP का, ये सरकार का जो डेफिसिट है, सरकार का जो वित्तीय घाटा है, उसमें ये आंकड़ा शामिल नहीं है। और इसकी वजह से आगे चलकर FCI जो है वो ठप पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास में किसानों से अनाज खरीदने के पैसे जो हैं वो नहीं होंगे, या तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा, और अगर कर्ज नहीं लेते हैं तो किसानों को आप उनका जो पैसा है वो आप नहीं दे सकते, यानी कि MSP की जो पूरी की पूरी कवायद है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये सबसे बड़ा झंझट इस समय जो है निर्मला सीतारमन के सामने वो ये है कि बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटा है, और साथ ही वित्तीय घाटा के जो MSP है, जो खर्चा है सरकार का एक बहुत बड़ा, और ये आप लोक कल्याण का आप खर्चा कह सकते हैं, क्योंकि किसानों से उचित मूल्य पर अनाज खरीदना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए सरकार के पास में पैसे जो हैं वो बहुत कम है। तो एल्बो रूम एक नाम आपने सुना होगा, कि मतलब उनको ज़्यादा अब वो पैसा इधर उधर से लेकर के और किसी और उसमें पद में डालने के लिए, किसी और आंकड़े में डालने के लिए वो बहुत कम है। और उसका कारण ये है कि इस साल देश की अर्थव्यवस्था, यानी देश की जो GDP है, वो बहुत कम होने जा रही है। खुद RBI ने माना है कि 9.5-10% के आसपास हमारी GDP कम हो रही है। और ये बड़े बड़े बैंक हैं दुनिया के और हमारे मुल्क के, आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है, पहले उन्होंने कहा था 10.9% GDP में कमी आएगी, अब वो 7.4 कह रहे हैं। RBI का खुद का मानना है कि 7.5% जो है वो कमी आएगी देश के GDP में। गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, वो कह रहा है कि 14.5% के से ज़्यादा GDP में कमी आएगी। फिच रेटिंग्स एजेंसी है 10.5% बता रहे हैं GDP में कमी आएगी। नोमुरा बैंक जो है जापान का, वो 10.5% से ज़्यादा उसमें कमी बता रहा है। इंडिया रेटिंग्स रिसर्च का कहना है कि 11% से ज़्यादा GDP में कमी आ सकती है। और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल जो है उसका कहना है कि 9% के आसपास कमी जो है वो आ सकती है GDP में। तो ये ताज़ा आंकड़े GDP में कमी के दिखाई दे रहे हैं। और अगर GDP में कमी आती है तो उसका सीधा असर जो पड़ता है वो सरकार की आय पर पड़ता है, कि सरकार के पास में जो आय होती है वो उसके ऊपर असर पड़ता है। तो अगले उसमें हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कमी आई है। और ये कमी सिर्फ महामारी की वजह से नहीं आई है, ये कमी लॉकडाउन की वजह से नहीं आई है, ये कमी लगातार चल रही थी। अब इसमें देखिए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि दूसरी तिमाही साल 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी दूसरी तिमाही से लेकर के ये कमी शुरू हुई है 7.1% से लेकर के, और इस पिछले साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में जो तिमाही थी उसमें जो GDP की रफ्तार थी वो सिर्फ 3.1% रह गई थी। और उसके बाद में लॉकडाउन जब हुआ है उसके बाद में 23.6% जो GDP है उसमें कमी आई क्वार्टर में। और उसके बाद में अगले क्वार्टर में जो है 7.5% की कमी आई है। तीसरे क्वार्टर के नतीजे अभी भी सामने नहीं आए हैं, और इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तब उसमें दिखाया जाएगा कि कितनी कमी वास्तव में पूरे साल में GDP में आ रही है। हमने पहले ही आपको बताया कि RBI का अनुमान है कि 7.5% के आसपास, स्टेट बैंक का अनुमान है कि 7.5% के आसपास GDP में कमी आएगी। और लेकिन अभी ये तय नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले जारी होगा बजट आने से, और तब ये तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। इसके अलावा आप देखें आगे कि GDP में कमी क्यों आ रही है, तो वो बहुत साफ है कि देश में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो औद्योगिक उत्पाद जो है वो एकदम से धराशायी हो गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें खुशी की बात पहले भी नहीं थी। जून में आप देखिए 17 में तो ये 2 और 3% के बीच में थी, और धीरे धीरे घट करके, और मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि ये समस्या हमारी जो है ये सिर्फ महामारी की वजह से नहीं है। जून 19 में आप देखिए नेगेटिव में चली गई थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था, औद्योगिक उत्पादन जो था, और दिसंबर तक नेगेटिव रहा। उसके बाद में जून 20 में अगर आप देखें जब लॉकडाउन हुआ है तो इसमें भयंकर गिरावट आई है, और ये कोई 35% से ज़्यादा इसमें आपको गिरावट जो है वो दिखाई दे रही है। और इसका असर, इसका जो कुल असर है वो हमारी
जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो उसके ऊपर पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी 10% से ज़्यादा की कमी आपको साफ दिखाई दे रही है। 183 लाख करोड़ का कुल हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो अब घट करके इस साल में 2021 में आप देख सकते हैं कि 175.77 करोड़ रह गई है। तो ये तस्वीर है, ये सारे झंझट हैं जो कि निर्मला सीतारमण के सामने हैं। और अगर आपको देश में अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करना है, एक बार इसे फिर धक्का देना है और तेज़ी इसमें लानी है, तो उसके लिए आपको सरकार को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सरकार, जैसा मैं आपको अभी दिखाया कि उसके पास में पैसा नहीं है, उसकी जो आय है वो लगातार कम होती जा रही है। और अभी भी इस साल में देखा जाए तो जो 2 बड़े टैक्सेस हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो टैक्सेस हैं, उनमें भारी कमी आती दिखाई दे रही है। तो निर्मला सीतारमण के जो उनका जो बटुआ है और उनकी जो फाइल है जिसे वो लेके आती हैं, उनका जो ब्रीफकेस है, उसमें पैसे नहीं हैं कि कैसे आप अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसे डालें और उस पैसे से अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूती दें। इसके लिए सरकार को जो अपना डेफिसिट है, जिसके आंकड़े हमने आपको दिखाए, 14% के आसपास जो है, उसमें और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और डेफिसिट का मतलब सीधा ये होता है कि जो ग्लोबल एजेंसीज़ हैं, जिनके हमने आंकड़े आपको अभी दिखाए, वो जो हैं वो हिंदुस्तान की जो रेटिंग्स है उसमें कमी ला सकते हैं। तो इसलिए ये जो बजट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि डेफिसिट जो है वो 14.5% पहुँच गया था पहले साल के पहले 6 महीनों में, और अब वो दूसरे 6 महीनों में जो है वो 10.4% है। और इसमें अगर बढ़ोतरी होती है और ये 20% के आसपास अगर पहुंच जाता है, तो रेटिंग्स हिंदुस्तान की हैं उसमें कमी आएगी, और रेटिंग्स का सीधा सीधा असर जो है वो हिंदुस्तान में होने वाले निवेश पे पड़ेगा, और जिस निवेश की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चल रही है। अब आप ये कहेंगे कि ये सब जो है आंकड़े आपने दिखाए, और इन आंकड़ों में एक चीज़ ये नहीं दिखाई आपने कि अगर ये ऐसी स्थिति है तो सेंसेक्स ऊपर क्यों भाग रहा है। उसका भी राज है, मैं आपको बता देता हूँ कि झंझट जो है वो ये भी एक बहुत बड़ा है कि सेंसेक्स ऊपर इसलिए भाग रहा है क्योंकि देश की जो कॉरपोरेट सेंसेक्स हैं, जो सेंसेक्स है और वो कॉरपोरेट्स के उस पर चलता है, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम लोगों को निकाल दिया है, खर्चे अपने कम कर दिए हैं, और उन खर्चों को कम करने से उनकी जो बैलेंस शीट हैं वो बेहतर हो गई हैं, और बैलेंस शीट बेहतर होने से उनके जो दाम हैं उनके शेयर के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए सेंसेक्स जो है वो 50,000 को पार कर गया है। तो ये है कुल जमा में बजट के झंझट। एफसीआई का बहुत बड़ा लोन सरकार पर है। तो कुल जमा में बजट के ये झंझट हैं, और इन झंझट से निर्मला सीतारमण कैसे पार पाएंगी ये मालूम पड़ेगा जब वो बजट पेश करेंगी। इस बजट से पर सिर्फ देश की ही नहीं पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो समस्या ये हो सकती है कि टैक्स बढ़ाने से लोगों के जो खर्च करने की क्षमता है वो कम होगी। अगर खर्च करने की क्षमता कम होगी तो जो हमारे जीडीपी के जो आंकड़े थे वो और सुधर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिलेमा, बहुत बड़ी एक समस्या उनके सामने है, बहुत बड़ा झंझट उनके सामने है। और इसमें कैसे होगा, बजट वाले दिन आप गो न्यूज़ इंडिया पर हमारे साथ में देख सकते हैं, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह आप देख सकते हैं कि हम लगातार बजट जब आएगा तो उसकी एक एक जानकारी आपको देंगे कि उसके लिए आप में क्या है, आपके लिए उसमें बजट में क्या है, और उसका असर आम आदमी के ऊपर क्या पड़ेगा, किसानों के लिए सरकार क्या खास करने जा रही है, जो मध्य वर्ग है उसके लिए क्या खास करने जा रही है, कॉरपोरेट्स के लिए क्या खास करने जा रही है, ऑटो जैसी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी, वो बहुत ज़्यादा इस समय दबाव में है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए बजट में क्या हो सकता है। बहुत ही एक समस्याओं से, झंझटों से भरा हुआ ये बजट है, और देखना है कि सरकार इस बजट में क्या गुल खिलाती है। तो आज इतना ही, नमस्कार।